नहीं थे तो बुजुर्ग फौजी को लाइन से हटाया, तभी सायरन बजाते हुए पहुंची कलेक्टर मैम। फिर जो हुआ उसे देख घमंडी बाबू के होश उड़ गए। दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए एक तमाचा है जो अपनी कुर्सी की ताकत के नशे में ये भूल जाते हैं कि जिस देश में वो सुरक्षित सांस ले रहे हैं वो किन की बदौलत है। अस्पताल का वो ठंडा गलियारा आज बहुत शोरगुल से भरा था। सरकारी अस्पताल की लंबी लाइन से सबसे पीछे खड़े थे 70 साल के सूबेदार रामनाथ जी। उनके पुराने घिसे हुए कुर्ते पर मेडल तो नहीं थे, लेकिन उनकी सीधी खड़ी रीढ़ की हड्डी बता रही थी कि वो फौज के अनुशासित सिपाही रहे हैं। उनकी गोद में उनकी 7 साल की पोती गुड़िया थी जो तेज बुखार से तप रही थी। बाबा, बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है बाबा, गुड़िया ने बहुत धीमी आवाज में कहा। रामनाथ जी को आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका चेहरा सख्त था। उन्होंने अपनी पोती के माथे को चूमा। बस बेटा, थोड़ी देर और, अभी डॉक्टर साहब को दिखा देंगे, तू शेरनी है मेरी, हिम्मत मत हारना। काउंटर पर बैठा था हेड कलेक्टर महेश बाबू। महेश बाबू का पेट उसकी मेज से भी आगे निकला हुआ था और मुंह में पानी मसाला भरा था। वो अपनी कुर्सी पर ऐसे पसेरे थे जैसे अस्पताल उनके बाप दादा की जागीर हो। सामने मरीजों की भीड़ थी, लेकिन महेश बाबू फोन पर अपनी बीवी के सब्जी के बहाव पर बहस कर रहे थे। अरे सुनिए भाई साहब, मेरी पोती बीमार है बहुत, फॉर्म जमा कर लीजिए प्लीज़, एक गरीब औरत ने गुहार लगाई। महेश बाबू ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई कीड़ा हो। चुप रहो, देख नहीं रहे, भी जरूरी बात कर रहा हूँ, सरकारी काम है, हलवा नहीं है जो तुरंत मिल जाएगा, लाइन में खड़ी रहो। तभी रामनाथ जी की भीड़ से चीरते हुए आगे आए। गुड़िया अब बेहोश होने लगी थी। बाबूजी माफ़ कीजिएगा, मैं लाइन तो नहीं तोड़ता, लेकिन मेरी पुत्री की सांसें उखड़ रही है। ये एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक का कार्ड है मेरा, फौज के कोर्टे से बस एक पर्ची काट दीजिए, डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। महेश बाबू ने पान की पिक थूकी और रामनाथ जी के बढ़ाए हुए कार्ड को हाथ से झटक दिया। कार्ड नीचे गंदे फर्श पर गिर गया। ओ बुढ़े, ये कार्ड अपने घर पर रखना, यहाँ फौज की नहीं मेरी चलती है। बॉर्डर पर बंदूक चलाई होगी तुमने, यहाँ कलम चलती है, कलम। और मेरी कलम तब चलती है जब उस पर गांधी जी का वजन पड़ता है, समझे या समझाऊं। रामनाथ जी का खून खौल उठा, लेकिन पोती की हालत देख वो अपना गुस्सा पी गए। उन्होंने झुककर अपना कार्ड उठाया। एक सैनिक के लिए उसका पहचान पत्र उसकी जान से बढ़कर होता है। उन्होंने उसे पूछा और फिर से विनती की, साहब मेरे पास पेंशन आने में अभी 2 दिन बाकी है, जेब में बस किराए के पैसे हैं, आप इलाज शुरू करवा दीजिए, मैं कसम खाता हूँ परसों एक एक पाई चुका दूंगा। एक फौजी की जुबान है। महेश बाबू जोर से हंसा। उसकी हंसी में इतना अहंकार था कि आसपास खड़े सभी लोग सहम गए। फौजी की जुबान? अरे जाओ बाबा, तुम्हारी जुबान से दवाई नहीं आती, पैसे हैं तो निकालो, वरना इस लड़की को लेकर किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ भीड़ मत बढ़ाओ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हमारे देश के फौजी असली हीरो हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आपका एक सब्सक्राइब इन वीरों को सम्मान देगा। तभी अस्पताल के गेट पर एक बहुत महंगी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से शहर का एक नामी गुंडा और रसूखदार नेता था, जिसका नाम था नेता का भाई बंटी। बंटी की उंगली में जरा सी खरोच थी। वो सीधा काउंटर पर आया, महेश बाबू की मेज पर हाथ मारा। अरे महेश, डॉक्टर कहाँ है बे, देख नहीं रहा खून निकल रहा है, वीआईपी रूम खुलवा जल्दी। महेश बाबू जो अभी रामनाथ जी के शेर बन रहे थे, बेटी को देखते ही भीगी बिल्ली बन गए। बंटी को देखते ही भीगी बिल्ली बन गए। तुरंत कुर्सी छोड़ी और दांत निपोरने लगे। अरे बंटी भैया, आइए आइए, आप लाइन में क्यों खड़े हैं, आपके लिए तो डॉक्टर साहब खुद केबिन छोड़ कर आएंगे। अरे ओए हटो सब रास्ते से, बंटी भैया को जाने दो। महेश बाबू ने रामनाथ जी को जोर से धक्का दिया। हटो बुढ़े, देखते नहीं वीआईपी केस आया है, रास्ता छोड़ो। धक्का इतना जोर का था कि कमजोर रामनाथ जी संभल नहीं पाया। वो अपनी पोती को गोद में लिए लिए ही जमीन पर गिर पड़े। गुड़िया के मुंह से एक चीख निकली और वो रोने लगी। रामनाथ जी की कोहनी छिल गई, लेकिन उन्होंने गुड़िया को आंच नहीं आने दी। पूरा अस्पताल सन्न रह गया। बुजुर्ग जिसने जवानी देश में रक्षा में बिता दी, आज अपने ही देश के एक अस्पताल में फर्श पर गिर पड़ा था। रामनाथ जी ने कांपते हाथों से ऊपर देखा। उनकी आंखों में अब विनती नहीं, एक आग थी। तुमने मुझे नहीं, इस देश की वर्दी को धक्का दिया है बाबू, ऊपर वाला सब देख रहा है। आज मेरा समय खराब है, लेकिन न्याय जरूर होगा। महेश हंसा। तेरा ऊपर वाला छुट्टी पर है बुढ़े, और तेरा न्याय? वो तो मैं ही हूँ यहाँ का। सिक्योरिटी, इस पागल बुढ़े को बाहर फेंको। 2 सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़े हुए रामनाथ जी को बाँ से पकड़कर घसीटते ही वाले थे कि तभी अस्पताल के बाहर एक के बाद एक 4 गाड़ियां आकर रुकने की आवाज़ आई। सायरन की गूंज ने पूरे माहौल को चीर दिया। नीली बत्ती वाली गाड़ियों का काफिला। गाड़ी से उतरी जिले की नई डीएम जिलाधिकारी अवंतिका सिंह। उनके साथ पूरी पुलिस फोर्स और सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर भी थे। डीएम साहिबा औचक निरीक्षण सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए निकली थी। महेश बाबू के पसीने छूट गए। बंटी भी चुपचाप एक कोने में खिसकने लगा। महेश बाबू ने जल्दी से अपने शर्ट ठीक की और दौड़कर डीएम साहिबा के पास पहुंचे। मैडम जी नमस्ते, स्वागत है आपका, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बस ये एक बुढ़ा हंगामा कर रहा है, नशे में है शायद, हम इसे बाहर ही निकाल रहे थे। अवंतिका सिंह ने महेश की बात अनसुनी कर दी। अपनी नजर फर्श पर बैठे उस बुजुर्ग पर टिकी थी जो अपनी रोती हुई पोती को चुप करा रहा था। अवंतिका जी के कदम ठिठक गए। उन्होंने अपनी आंखों को सिकोड़ कर देखा। वो चेहरा, वो जानी पहचानी हिम्मत। अवंतिका जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और तेजी से रामनाथ जी की तरफ बढ़ी है। सूबेदार रामनाथ काका, अवंतिका जी की आवाज में अविश्वास था। रामनाथ जी ने ऊपर देखा। बिटिया तुम? पूरा अस्पताल सन्नाटे में था। महेश बाबू का मुंह खुला का खुला रह गया। डीएम साहिबा इस फटेहाल बुड्ढे को जानती है। अवंतिका सिंह ने बिना एक पल गंवाए सबके सामने उस फर्श पर जमीन घुटने टेक दी और रामनाथ जी के पैर छुए। अरे बिटिया, ये क्या कर रही हो, तुम तो अब अफसर हो, मैं तो एक मामूली रिटायर्ड हवलदार। अवंतिका जी की आंखों में आंसू आ गए। वो खड़ी हुई और पूरे अस्पताल को संबोधित करते हुए बोली। उनकी आवाज में शेरनी जैसी दहाड़ थी। ये मामूली हवलदार नहीं है, ये वो है जिनकी वजह से आज मैं जिंदा खड़ी हूँ। कारगिल
जेल की लड़ाई में जब मेरे पिताजी घायल होकर पहाड़ी पर गिरे थे तो अपनी जान कर खेलकर गोलियों की बौछार के बीच जो उन्हें कंधे पर उठाकर लाया था वो यही रामनाथ काका है। अगर ये ना होते तो मैं अनाथ होती। फिर अवंतिका जी की नज़र महेश बाबू पर पड़ी। वो नज़र इतनी तीखी थी कि महेश बाबू को लगा जैसे ज़मीन फट जाए और उसमें वो समा जाए। और तुमने तुमने एक परमवीर को धक्का दिया, तुमने उस हाथ को झटका दिया जिसने तिरंगे को कभी झुकने नहीं दिया। मैं मैडम मुझे नहीं पता था, गलती हो गई। महेश बाबू गिड़गिड़ाने लगे। गलती नहीं, ये अपराध है। अवंतिका जी चिल्लाई। सीएमओ सर। जी मैडम। सीएमओ कांपते हुए आगे आए। इस बच्चे का इलाज अभी इसी वक्त वीआईपी वार्ड में शुरू होना चाहिए। बेस्ट डॉक्टर्स की टीम लगाई और ये उन्होंने महेश की तरफ इशारा किया। इस आदमी को अभी इसी वक्त सस्पेंड कीजिए और पुलिस अरेस्ट करे इसे। धारा लगाइए इस पर सीनियर सिटीजन के साथ मारपीट और सरकारी काम में लापरवाही की। मैं खुद सुनिश्चित करूंगी कि ये आदमी दोबारा किसी सरकारी कुर्सी पर न बैठ पाए। नहीं मैडम, मेरे बच्चे हैं, मेरी नौकरी मत लीजिए। महेश रामनाथ जी के पैरों पर गिर पड़ा। बाबूजी माफ कर दीजिए, मुझसे पाप हो गया। रामनाथ जी ने उसे देखा पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस अपनी पोती को कसकर पकड़ा। अवंतिका जी ने पुलिस को इशारा किया। दो हट्टे कट्टे पुलिस वालों ने महेश को कॉलर से पकड़ा और वैसे ही घसीटते हुए बाहर ले गए जैसे वो रामनाथ जी को निकालना चाहता था। ले जाओ इसे। बंटी जो कोने में छिपा था भागने की फिराक में था और वो नेताजी का भाई। अवंतिका जी ने बिना मुड़े कहा, उसे भी लॉकअप में डालो। अस्पताल में गुंडागर्दी करने का नशा उतारना है इसका। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि डीएम साहिबा ने सही इंसाफ किया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अभी 70% कहानी हो चुकी है। आगे जो रामनाथ काका ने कहा वो आपका दिल छू लेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गुड़िया को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। डॉक्टर खुद दौड़ दौड़ कर इलाज कर रहे थे। अवंतिका जी रामनाथ जी के पास खड़ी थी। काका, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप मुसीबत में है? पापा को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत डांटेंगे कि उनके दोस्त को धक्के खाने पड़े। रामनाथ जी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। बिटिया फौजी मांगना नहीं जानता, हम देना जानते हैं। आज मुझे खुशी है कि जिस देश के लिए मैंने जवानी दी उस देश की कमान तुम जैसे ईमानदार बेटियों के हाथ में है। बस एक ही अफसोस है। क्या काका? यही कि सिस्टम बदलने के लिए किसी कलेक्टर का आना जरूरी क्यों होता है? क्या एक आम इंसान की इज्जत सिर्फ इंसान के होने के नाते नहीं हो सकती? वो बाबू मुझे इज्जत तब देता जब उसे पता चलता है कि मेरी पहचान तुम हो, लेकिन मेरी पहचान, मेरे मेडल, मेरा त्याग क्यों काफ़ी नहीं था? अवंतिका जी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सिर झुका लिया। उस दिन अस्पताल में सिर्फ गुड़िया का इलाज नहीं हुआ बल्कि पूरे सिस्टम का इलाज हुआ। महेश बाबू जैसे कीड़े जब तक सिस्टम में रहेंगे आम आदमी ऐसे ही पिसता रहेगा, लेकिन जब तक अवंतिका जैसी बेटी और रामनाथ जी जैसे संस्कार जिंदा है उम्मीद बाकी है। शाम को जब रामनाथ जी गुड़िया को लेकर जो अब ठीक थी घर जाने लगे तो अस्पताल के सारे डॉक्टर स्टाफ बाहर खड़े थे, किसी के कहने पर नहीं बल्कि दिल से। सबने एक साथ खड़े होकर उस बूढ़े फौजी को सैल्यूट किया। महेश बाबू जेल की सलाखों के पीछे अपनी करनी पर रो रहे थे और रामनाथ जी सिर ऊंचा किए अब अपनी असली कमाई सम्मान घर लेकर घर जा रहे थे। निष्कर्ष दोस्तों, वर्दी का सम्मान सिर्फ सरहद पर नहीं, हमारे शहरों में, अस्पतालों में और दफ्तरों में भी होना चाहिए। पद और पैसा आज है कल नहीं होगा, लेकिन किसी का दिल दुखाकर कमाया हुआ पाप इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ता। घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है, जैसा आज महेश बाबू का हुआ। आपको आज की कहानी कैसी लगी? कि आपके साथ भी कभी किसी सरकारी दफ्तर में बदतमीजी हुई है? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में एक नए जज्बात के साथ। तब तक अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखें क्योंकि उनकी दुआएं ही आपकी असली दौलत है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत।